वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज आप लोगों के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम के एक महत्वपूर्ण प्रोविजन को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके जुडिशरी के एग्जाम के लिए। मेंस में यह क्वेश्चन निश्चित निश्चित ही पूछा जाता है कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी नहीं है, वह भी क्या संपत्ति को अंतरण कर सकता है, जिसे हम दृश्यमान स्वामी कहते हैं। क्या वह प्रॉपर्टी को अंतरित कर सकता है, और इसके संबंध में वर्तमान में कोई विधि बनाई गई है जो इसको रेगुलेट करती हो। तो आज इन्हीं सब विषयों के बारे में, इन्हीं सब प्रश्नों पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि वाणिज्यिक विधि का यह नियम है कि वही व्यक्ति संपत्ति को अंतरण कर सकता है जो संपत्ति का वास्तविक स्वामी है। चाहे वह आप सोगा पढ़ रहे हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हो, या कोई भी वाणिज्यिक संव्यवहार कर रहे हैं, तो उसमें टीपीए के तहत या सोगा के तहत या कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई भी अधिनियम जिसके तहत कोई वाणिज्यिक संव्यवहार हो रहा है, संपत्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरण हो रहा है, तो उसके संबंध में यह सामान्य नियम है कि वही व्यक्ति संपत्ति को अंतरण कर सकता है जो संपत्ति का वास्तविक स्वामी होगा। क्यों? क्योंकि इसके संबंध में एक मैगजीम काम करती है, लैटिन मैगजीम, नेमो प्लस जूरिस एनियम ट्रांसफर प्रोटेस्ट क्वाम इप्सा हैबेट। इस मैगजीम का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छे हक का अंतरण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छे हक का अंतरण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छे हक का अंतरण नहीं कर सकता। और इसी पर एक दूसरी मैगजीम आप देखोगे जो काफी पॉपुलर है, नेमो डेट कोडनाट हैबिट। नेमो डेट कोडनाट हैबिट। नेमो डेट कोडनाट हैबिट। जो रखता नहीं है वह देता नहीं है। इसका अर्थ है जो रखता नहीं है वह देता नहीं है। इसका मतलब कि वही व्यक्ति जो संपत्ति का हक रखता है, संपत्ति का स्वामी है, वही संपत्ति का अंतरण कर सकता है। और इसी को यह दोनों मैगजीम आप अक्सर देखते होंगे क्योंकि यह वाणिज्यिक विधि का आधार है। नेमो प्लस जूरिस एनियम ट्रांसफर प्रोटेस्ट कॉम इप्सो हैबेट। कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छे हक का अंतरण नहीं कर सकता। और नेमो डेट कोडनाट हैबिट। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी नहीं है लेकिन संपत्ति का अंतरण करता है और वह अंतरती अच्छा हक प्राप्त करता है, क्या इस नियम का कोई अपवाद है? तो जी हां, इस नियम का अपवाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है। तो अब इस नियम का क्या अपवाद है जिसे धारा 41 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 41, जिसे ऑस्टेंजिबल ओनर कहते हैं, दृश्यमान स्वामी, जिसे दृश्यमान स्वामी के नाम से जाना जाता है, और
इसे एक और डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, जिसे फैलाव का सिद्धांत, ये अभी पूछा जा सकता है, पीटी में कई बार पूछा है कि फैलाव का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस धारा में निहित है, या ऑस्टेंजिबल ओनर किस सेक्शन के तहत है, दृश्यमान स्वामी किस सेक्शन में प्रावधान किया गया है। तो इसके संबंध में धारा 41 में प्रावधान किया गया है संपत्ति अंतरण अधिनियम के। अब यह दृश्यमान स्वामी क्या है? जो इस मैगजीन का यह अपवाद है, ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं है, लेकिन फिर भी वह संपत्ति अंतरण करता है, प्रतिफल के साथ अंतरण करता है, और जो अंतरती है वह सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करते हुए उस प्रॉपर्टी को खरीदता है कि वही व्यक्ति अंतरक ही उस संपत्ति का स्वामी है, तो अंतरती उस पर अच्छा हक प्राप्त करेगा, और उस संपत्ति के वास्तविक स्वामी के द्वारा इस अंतरण को शून्यकरणीय नहीं कराया जा सकता, इस आधार पर कि अंतरक जो दृश्यमान स्वामी है वह उस संपत्ति को अंतरण करने का हकदार नहीं था। लेकिन धारा 41 में वे कौन से कंडीशन हैं, यह हम देखेंगे कि कब एक दृश्यमान स्वामी उसको अंतरण कर सकता है। तो यह जो धारा 41 का कंसेप्ट आप देख रहे हो, यह संपत्ति अंतरण अधिनियम में जब ड्राफ्ट किया जा रहा था तो उससे पहले प्रिवी काउंसिल का एक जजमेंट आया था, जो बहुत पॉपुलर जजमेंट है, राम कुमार बनाम मैक्विन। राम कुमार बनाम मैक्विन, राम कुमार बनाम मैक्विन, यह 1872 का जजमेंट है प्रिवी काउंसिल का। राम कुमार बनाम मैक्विन के बाद में प्रिवी काउंसिल ने जो निर्णय दिया था, वही निर्णय संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 में समाहित किया गया। अब राम कुमार मैक्विन का पहले हम केस देखें, उसके बाद हम देखेंगे कि दृश्यमान स्वामी के क्या एलिमेंट हैं, दृश्यमान स्वामी कौन होगा, है ना। तो फिर हमें पहले राम कुमार मैक्विन को जानना जरूरी है। इस केस में एक अलेक्जेंडर नाम का व्यक्ति है कलकत्ता में, वह अपनी एक गर्लफ्रेंड, एक प्रेमिका, जिसकी नाम जिसका बुन्नी देवी था, उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदा। अलेक्जेंडर ने बुन्नू देवी के नाम से एक प्रॉपर्टी खरीदा, और यह जो है इसकी गर्लफ्रेंड थी, प्रेमिका थी, और इससे 2 बच्चे हुए थे, जिसमें से एक मैक्विन भी था, एक लड़का और एक लड़की। बुन्नी देवी चूंकि उसी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, लेकिन खरीदा था अलेक्जेंडर ने पैसा दिया था, इसके नाम से खरीदा था, और यह उस प्रॉपर्टी पर एज ए ओनर की तरह काम करती थी, उसे किराए पे देती थी, किराया वसूल करती थी, और इसने, बुन्नी देवी ने इस प्रॉपर्टी को राजकुमार के पिता, राम कुमार के पिता को, जिसको रामधन नाम था, रामधन को 945 रुपए में विक्रय कर दिया। 945 रुपए में, चूंकि 1872 का मामला है, 945 रुपए में राम कुमार कुंदू को, जो राजकुमार का पिता था, उसको क्या किया, विक्रय कर दिया। और रामधन ने यह युक्त विश्वास किया, सद्भाव पूर्वक विश्वास किया कि बुन्नी देवी ही इस प्रॉपर्टी की ओनर है, और इससे पैसा देकर खरीद लिया। बाद में जो इसका लड़का मैक्विन है, वह इस विक्रय पर ऑब्जेक्शन किया, कहा कि बुन्नी देवी वास्तविक स्वामी नहीं थी, जबकि अलेक्जेंडर ने
इस प्रॉपर्टी को विल कर दिया था, वसीयत कर दिया था, किसको? हमको वसीयत कर दिया था, इसलिए बुन्नी देवी उसके हकदार नहीं है प्रॉपर्टी को बेचने की, तो यह अंतरण ही अवैध है, इसको शून्य कर दिया जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो इसके अंतरण को शून्य कर दिया, क्योंकि यह माना कि बुन्नी देवी ओनर नहीं है, ओनर तो अलेक्जेंडर था और इनको वसीयत कर दिया गया था। लेकिन वसीयत सिद्ध नहीं हो पाई थी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी वसीयत को वैध नहीं माना, यह माना कि यह फर्जी वसीयत है। लेकिन इतना कंफर्म था कि बुन्नी देवी उस प्रॉपर्टी को क्रय नहीं किया था, जबकि अलेक्जेंडर ने क्रय किया था। अब रामधन प्रिवी काउंसिल में अपील करते हैं और उनके दौरान उनका डेथ हो जाता है, जो उनके पुत्र बाद में उस प्रॉपर्टी पे वादी के तौर पे, अभिलार्थी के तौर पे अपना नाम दर्ज कराते हैं, राम कुमार। तो प्रिवी काउंसिल ने यह जजमेंट दिया कि बुन्नी देवी एक दृश्यमान स्वामी थी। क्या थी? दृश्यमान स्वामी। दृश्यमान स्वामी थी क्योंकि उनके नाम से ही प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और उस प्रॉपर्टी पर ऐसा संव्यवहार कर रही थी, लग रहा था कि वह प्रॉपर्टी की ओनर है, वही किराए पे उठा रही थी, वही उससे किराया वसूल कर रही थी, अपने आप को मालिक के तौर प्रेजेंट कर रही थी। और अंतर्ती ने जो प्रॉपर्टी को खरीदा था वह सद्भाव पूर्वक विश्वास किया कि यह प्रॉपर्टी की स्वामी बुन्नी देवी है। अब बुन्नी देवी को दृश्यमान स्वामी मानकर प्रॉपर्टी को क्या माना गया? अंतरण माना गया कि यह प्रॉपर्टी सद्भाव पूर्वक खरीदी गई है, इसलिए अंतर्ती अच्छा हक प्राप्त करेगा, भले ही यह वास्तविक स्वामी न हो। वास्तविक स्वामी तो अलेक्जेंडर था, पैसा यहीं से आया था। अब ये जो दृश्यमान स्वामी है, इसी सिद्धांत को धारा 41 में समाहित किया गया और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो वास्तविक स्वामी के अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से उस संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है और दृश्यमान स्वामी उस प्रॉपर्टी को सप्रतिफल अंतरित कर देता है और अंतर्ती सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है, युक्त विश्वास करता है कि यह स्वामी, यह दृश्यमान स्वामी ही वास्तविक स्वामी है और वह उस प्रतिफलार्थ उस संपत्ति को प्राप्त करता है, तो इस आधार पर उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी इस अंतरण को शून्य नहीं करा सकता, शून्य नहीं करा सकता कि दृश्यमान स्वामी उस संपत्ति का स्वामी नहीं है। तो ये धारा 41 में इसी सिद्धांत को समाहित किया गया। अब धारा 41 के आवश्यक तत्व क्या होंगे? आवश्यक तत्व धारा 41 में पहला, एक अस्थावर संपत्ति का दृश्यमान स्वामी होना चाहिए। दृश्यमान स्वामी होना चाहिए। दृश्यमान स्वामी वास्तविक स्वामी के अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति के विवक्षित या अभिव्यक्त सहमति से बना हो। दूसरा, संपत्ति प्रतिफलार्थ अंतरित किया हो। प्रतिफलार्थ का मतलब प्रतिफल के साथ अंतरण हो, यानी अगर यह बिना प्रतिफल के अंतरण किया जा रहा है तो उस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा, दृश्यमान स्वामी का सिद्धांत लागू नहीं होगा। दृश्यमान स्वामी का सिद्धांत उन्हीं अंतरणों पे लागू होगा जो अंतरण प्रतिफलार्थ हो रहे हैं, जैसे विक्रय हो रहा है, बंधक में भी यह लागू होगा, विनिमय में भी लागू होगा, लेकिन पट्टे में लागू होगा, लेकिन दान में यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। यह भी आपसे
पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या दृश्यमान स्वामी का सिद्धांत दान पर भी लागू होता है, तो ये आप समझ लें कि यह उन्हीं अंतरणों पर लागू होता है जहां प्रतिफलार्थ अंतरण किया गया है। दूसरा यानी इसका अगला एलिमेंट कि अंतर्ति सद्भावपूर्वक युक्त युक्त विश्वास किया हो, विश्वास करके संपत्ति प्राप्त किया हो, अंतरित किया हो, संपत्ति प्राप्त किया हो। तो अगर ये सारे एलिमेंट फुलफिल हो रहे हैं तो वह जो अंतर्ती है वह अच्छा हक प्राप्त करेगा, भले ही जो स्वामी, जो दृश्यमान स्वामी है, उस प्रॉपर्टी को अंतरण किया। तो कहा कि अस्थावर संपत्ति का क्या होना चाहिए? अस्थावर संपत्ति का एक दृश्यमान स्वामी होना चाहिए, और दृश्यमान स्वामी वास्तविक स्वामी के विवक्षित या अभिव्यक्त सहमति से बना हो, अभिव्यक्त सहमत से बना हो, और संपत्ति क्या किया हो? प्रतिफलार्थ अंतरण किया हो। यह और होगा कि प्रतिफलार्थ अंतरण किया हो, और अंतर्ती युक्त युक्त सद्भाव पूर्वक विश्वास किया हो कि यही वास्तविक स्वामी है जो दृश्यमान स्वामी है। तो अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, इसमें सारे एलिमेंट होने चाहिए। अगर अंतर्ती यह जान रहा है कि, या अगर युक्त युक्त खोजबीन करता तो इसे पता लगा लेता कि यह वास्तविक स्वामी नहीं है, तब भी, या अगर ऐसा नहीं किया तो इसे सद्भाव पूर्वक अंतर्ती नहीं मानेंगे, और यह अंतरण फिर क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अब शून्य कौन कराएगा? शून्य वास्तविक स्वामी करा रहा है कि यह दृश्यमान स्वामी प्रॉपर्टी को अंतरण करने का हक नहीं है। लेकिन यहां देखें कि यह जो दृश्यमान स्वामी बना है वह वास्तविक स्वामी के ही अभिव्यक्त और विवक्षित सहमत से बना है। तो जब आप सहमति दे रहे हो तो फिर आप उसको, आपके ऊपर विबंध का भी सिद्धांत लागू होगा। यह जो सिद्धांत है साम्या के भी सिद्धांत पर, इक्विटी के सिद्धांत पर लागू होता है, और विबंध के सिद्धांत पर भी लागू होता है। स्टॉपेल का भी नियम माना जाता है। यह भी क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा विबंध के सिद्धांत से प्रभावित है? तो यह धारा 41, धारा 43। आप जब धारा 43 पढ़ोगे तब भी यह विबंध के सिद्धांत पर लागू होता है कि जो बात आपने एक बार कर लिया, चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से स्वीकार कर लिया, तो फिर आपको हटने नहीं दिया जाएगा। तो वास्तविक स्वामी ने जब स्वीकार कर लिया कि अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से जब यह अंतरण कर रहा था तब यह कुछ नहीं कहा, तब यह मौन रहा, या इसने कहा इसको कि तुम इस प्रॉपर्टी को अंतरण कर सकते हो, तो फिर यह अगर अंतरण कर रहा है तो अंतर्ती अच्छा हक प्राप्त करेगा। अब इसमें देखें कि दृश्यमान स्वामी कौन है? तो दृश्यमान स्वामी वह स्वामी है जो वास्तविक स्वामी नहीं है। दृश्यमान स्वामी कौन है इसमें? तो कहा कि वैसा स्वामी जो उस संपत्ति का स्वामी नहीं है लेकिन अपने को स्वामी वाले गुण दिखा रहा है, स्वामी की तरह व्यक्त कर रहा है। और यह किन मामलों में? बेनामी समव्यवहार के मामलों में ही यह सिद्धांत लागू किया जाता है। बेनामी समव्यवहार, बेनामी समव्यवहार के मामले में। बेनामी समव्यवहार का मामला क्या है? तो बेनामी समव्यवहार को हम किस मामले में कहेंगे कि अगर एक व्यक्ति जो संपत्ति खरीद रहा है, धन ए दे रहा है उस प्रॉपर्टी के संबंध में, लेकिन किसके नाम से? दूसरे के नाम से खरीद रहा है, दूसरे के नाम से। नाम से खरीदा किसके? बी के नाम से खरीदा इस प्रॉपर्टी को। तो अब लेकिन धन कौन दे रहा है? धन ए दे रहा है और खरीद रहा है बी के नाम से। तो यह बी क्या हुआ? यह बेनामीदार हुआ।
और यही बेनामीदार ही क्या है? दृश्यमान स्वामी है। जो बेनामीदार है वही दृश्यमान स्वामी है। अगर प्रॉपर्टी दूसरा कोई खरीद रहा है दूसरे के नाम से, तो दूसरा जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है वह क्या है? वही दृश्यमान स्वामी है। और वह अगर प्रॉपर्टी को किसी को बेच रहा है और अंतर्ती सद्भाव पूर्वक विश्वास करते हुए इस प्रॉपर्टी को ले रहा है, तो वह अंतर्ती अच्छा हक प्राप्त करेगा। तो फिर यह वास्तविक स्वामी इस पूरे संव्यवहार को, विक्रय विलेख को रद्द नहीं करा सकता। यही कहा गया दृश्यमान स्वामी में। अब क्या होगा कि बेनामी संव्यवहार के मामले में ही यह अधिनियम लागू होती है। तो एक दृश्यमान स्वामी कौन? दृश्यमान स्वामी वह जो बेनामीदार है, वह दृश्यमान स्वामी होगा। और दूसरा एलिमेंट कह रहा है कि यह दृश्यमान स्वामी वास्तविक स्वामी के अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से बना हो। इसमें अभिव्यक्त और विवक्षित सहमति से बना हो, वास्तविक स्वामी के अभिव्यक्त और विवक्षित सहमति से यह दृश्यमान स्वामी हुआ हो। जो दूसरा एलिमेंट कह रहा है कि वास्तविक स्वामी के अभिव्यक्त एवं विवक्षित सहमति से बना हो। अभिव्यक्त और विवक्षित सहमति से बना हो दृश्यमान स्वामी, तभी यह नियम लागू होगा। लेकिन इसका एक अपवाद है। वह अपवाद क्या है? वह है अवयस्क की संपत्ति। अवयस्क की संपत्ति, अगर संपत्ति अवयस्क की है और इस संपत्ति को कोई दूसरा व्यक्ति अंतरण कर रहा है, भले ही अवयस्क सहमति दे रहा है, तो उस पर धारा 41 के नियम लागू नहीं होगा। वह अंतर्ती अच्छा हक नहीं प्राप्त करेगा। जैसे अवयस्क का कोई संरक्षक है और यह संरक्षक उस संपत्ति के साथ ऐसा संव्यवहार कर रहा है, लग रहा है थर्ड पार्टी को, जो प्रॉपर्टी को ले रहा है, खरीद रहा है, वह लग रहा है कि यह प्रॉपर्टी का ओनर है और उससे उस प्रॉपर्टी को ले लिया, खरीद लिया, तो फिर वह अंतर्ती अच्छा हक नहीं प्राप्त करेगा। क्योंकि अवयस्क, वास्तविक जो स्वामी है अवयस्क, वह अभिव्यक्ति और विवक्षित रूप से कंसेंट नहीं दे सकता, क्योंकि अवयस्क द्वारा दिया गया कंसेंट प्रायः शून्य होता है। आपने मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास के केस में पढ़ा है कि वह कंसेंट देने के लिए सक्षम नहीं है। तो यह इसके द्वारा कंसेंट नहीं माना जाएगा, चाहे अगर यह कंसेंट दे भी रहा है तब भी नहीं माना जाएगा। और संरक्षक अगर उसकी प्रॉपर्टी को विक्रय कर रहा है, जो दृश्यमान स्वामी है, तो फिर अंतर्ती अच्छा हक नहीं प्राप्त करेगा। तो इसका एक अपवाद क्या है इसमें कि अवयस्क के द्वारा जो वास्तविक और वास्तविक स्वामी के अभिव्यक्त और विवक्षित सहमति की बात हो रही है। दूसरा कह रहा है कि इस संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित किया गया हो। अस्थावर संपत्ति, इसमें संपत्ति का मतलब अस्थावर संपत्ति, अचल संपत्ति पे यह नियम नहीं लागू होगा। अस्थावर संपत्ति को प्रतिफल के साथ अंतरण किया गया हो। प्रतिफल के साथ, यह उन्हीं अंतरण पे यह नियम लागू होगा, दृश्यमान स्वामी के द्वारा जो अंतरण किया जा रहा है, जो प्रतिफल के साथ अंतरण किया जा रहा है। अगर अनुग्रहिक है, बिना प्रतिफल के है, तो उस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। बिना प्रतिफल पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा और अंतर्ती अच्छा हक नहीं प्राप्त करेगा, यह लागू नहीं होगा। और अंतर्ती अच्छा हक प्राप्त नहीं करेगा भले ही वह सद्भाव पूर्वक लिया हो। जैसे दान के संबंध में यह नियम लागू नहीं होगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि दान के लिए यह नियम लागू नहीं होगा, बल्कि किसके लिए? विक्रय के लिए, बंधक के लिए, पट्टा के लिए, इन सब में प्रतिफल का होना आवश्यक है। और विनिमय के लिए, इन पर यह लागू होगा, जबकि दान पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि यह प्रतिफलार्थ अंतरण नहीं होता। और अगला यह कह रहा है कि जो एलिमेंट है चौथा, कि वह जो अंतर्ती है वह सद्भाव पूर्वक विश्वास किया हो कि यह प्रॉपर्टी
जो अंतरक है उसी की प्रॉपर्टी है, वही उसका वास्तविक स्वामी है, तभी यह सिद्धांत उस पर लागू होगा। अब इस पर भारत में एक केस आया जिसका नाम जयदयाल पोद्दार बनाम हजारा बीबी का, काफी इंपॉर्टेंट है, जयदयाल पोद्दार बनाम हजारा बीबी। जयदयाल पोद्दार बनाम हजारा बीबी, हजारा बीबी, यह भारत का केस है और यह 1977 का सुप्रीम कोर्ट का। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वह गाइडलाइन दिया कि दृश्यमान स्वामी यानी वास्तविक स्वामी किसे कहेंगे, वास्तविक स्वामी कौन है। तो इसमें कहा कि कुछ सिद्धांत बताया वास्तविक स्वामी का, कहा कि यह देखा जाएगा कि क्रय धन का स्रोत कहां से है, क्रय धन का स्रोत। दूसरा, क्रय के पश्चात संपत्ति का जो है कब्जा किसके पास है, के पश्चात अस्थावर संपत्ति का कब्जा, ये सब गाइडलाइन दिया कि इस आधार पर आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति है कि उस प्रॉपर्टी को जो खरीदी गई है वह उसका धन का स्रोत कहां से है, धन कौन दिया और उस संपत्ति पर कब्जा किसका है। दूसरा कह रहा है कि पक्षकारों के बीच संबंध, दृश्यमान स्वामी में पक्षकारों के बीच संबंध। अगला कह रहा है कि विक्रय के पश्चात संपत्ति के साथ संव्यवहार, जो विक्रय के पश्चात संपत्ति के साथ संव्यवहार कैसा हो रहा है। तो ये सारे जो आधार है हजारा जयदयाल पोद्दार बनाम हजारा बीबी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रय धन का स्रोत, क्रय के पश्चात अस्थावर संपत्ति पर कब्जा, पक्षकारों के बीच संबंध और विक्रय के पश्चात संपत्ति के साथ संव्यवहार, ये सब क्या होंगे, आधार होंगे जिससे यह पता किया जाएगा कि वास्तविक स्वामी कौन है और दृश्यमान स्वामी कौन है। अब एक केस आया भारत में कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम मोहम्मद सुलेमान बनाम सकीना बीबी, मोहम्मद सुलेमान बनाम सकीना बीबी, काफी यह इंपॉर्टेंट केस है। मोहम्मद सुलेमान बनाम सकीना बीबी। यह 1912 का जजमेंट है, केस है। इस केस में सकीना बीबी है, यह कानपुर का केस है। कानपुर में सकीना बीबी का एक मकान था और यह सकीना बीबी अपने एक रिश्तेदार को प्रॉपर्टी का कब्जा देकर हज पे चली गई और 2 साल तक उसका कोई पता नहीं चला कि क्या हुआ। अब वह जो रिश्तेदार था इसका, वह नगर पालिका में उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से दर्ज करा लिया और कहा कि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। और चूंकि उनका कोई पता नहीं था कि वह जीवित हैं कि मर गई हैं, और इस आधार पे उत्तराधिकारी होने के नाते उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से करा लिया और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को मोहम्मद सुलेमान को बेच दिया, विक्रय कर दिया। और मोहम्मद सुलेमान ने यह देखा कि म्युनिसिपैलिटी के रजिस्टर में इस मकान इसके नाम से दर्ज है, उसके रिश्तेदार के नाम से दर्ज है, जिसका नाम बदुल्ला था, जो रिश्तेदार था उसका नाम बदुल्ला था। अब सकीना बीबी जो है 1915 में आ जाती है और यह देखती है कि इसकी प्रॉपर्टी तो बेच दी गई। अब वह मुकदमा दाखिल की। न्यायालय ने, यह प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है, न्यायालय ने यह निर्धारित किया, देखा कि क्या यह जो बदुल्ला है वह दृश्यमान स्वामी के तौर पे था,
क्या यह मोहम्मद सुलेमान ने युक्त युक्त सद्भाव पूर्वक विश्वास किया था कि यही वो वास्तविक स्वामी है? जो धारा 41 के एलिमेंट हैं उसमें न्यायालय ने यह पाया कि यह सुलेमान जो संपत्ति को अंतरित कर रहा था, खरीद रहा था, उसने युक्त युक्त छानबीन नहीं की। क्योंकि एविडेंस एक्ट आप देखोगे धारा 107 और 108 जो मृत्यु की उपधारणा के संबंध में बताती है, और वो कहती है कि अगर जिनका 7 साल से कोई पता नहीं है वही जीवित मृत्यु की उपधारणा की जाएगी। और यहां तो अभी 2 साल हुए थे, 3 साल हुए थे, तो हम इसकी मृत्यु की उपधारणा भी नहीं मानेंगे। और बदुल्ला उनका उत्तराधिकारी नहीं था वह गलत तरीके से म्युनिसिपैलिटी विभाग में अपना नाम दर्ज करवाया था। इसलिए अगर यह युक्त युक्त छानबीन करता तो फिर वास्तविकता का पता चल जाता। इसलिए यह सद्भाव पूर्वक अंतर्ती नहीं है, तो सकीना इस अंतरण को शून्य करा सकती है और शून्य करा दी, क्योंकि यह धारा 41 के शर्तों पर फुलफिल नहीं था। इसलिए यह अंतरण क्या हुआ? शून्य हुआ। अब धारा 41 जो संपत्ति अंतरण अधिनियम बेनामी समव्यवहारों को वैधता प्रदान करती थी कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति दूसरे के नाम से खरीद रहा है और वह दूसरा व्यक्ति जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई और वह प्रॉपर्टी किसी थर्ड को बेच दिया, और वह थर्ड पार्टी जो अंतर्ती है, ट्रांसफरी है, वह सद्भाव पूर्वक विश्वास कर रहा है कि प्रॉपर्टी जो अंतरक है, ट्रांसफरर है, उसी का है, तो वह अंतरण वैध माना जाता था और वास्तविक स्वामी इस प्रॉपर्टी को शून्य नहीं करा सकता था। अब इसका सोसाइटी में बहुत दुरुपयोग होने लगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति टैक्स बचाने के लिए या चोरी करने के लिए प्रॉपर्टी का पैसा लगाता है और दूसरे के नाम से खरीदता था। तो सरकार को यह पता चला कि ऐसे भी अब समव्यवहार होने लगे हैं, इसलिए उसने बेनामी समव्यवहार निषेध अधिनियम 1988 पास किया। इंपॉर्टेंट है। वर्तमान स्थिति इसकी क्या हुई? वर्तमान स्थिति में बेनामी समव्यवहार निषेध अधिनियम 1988 यह अधिनियम पास हुई और इस अधिनियम की धारा 4 यह कहती है कि जो प्रॉपर्टी किसी के नाम से खरीदी जा रही है और कोई व्यक्ति दूसरा धन दे रहा है, तो जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी वही वास्तविक स्वामी मान लिया जाएगा। अब जो पहले वह दृश्यमान स्वामी था, अब वह क्या हो गया? वास्तविक स्वामी मान लिया गया। अब जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, संपत्ति खरीदी जा रही है, वही क्या हुआ? वास्तविक स्वामी हो गया। और न्यायालय ने इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति बेनामी समव्यवहार करता है तो उसे 3 साल की सजा होगी और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसका दंड का प्रावधान किया गया 3 साल का, वह जुर्माने से वह दंडित किया जाएगा। और वास्तविक स्वामी, अब जो धारा 41 का वास्तविक स्वामी है, वह इस अधिनियम के पास होने के बाद उस व्यक्ति से जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदा है उससे वह नहीं ले सकता, क्योंकि वही व्यक्ति जो बेनामी है वही वास्तविक स्वामी हो गया। लेकिन इसके 2 अपवाद बताए गए। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत अपवाद बताए गए। क्या? कि यह जो बेनामी समव्यवहार अधिनियम है वह संयुक्त फैमिली के लिए, संयुक्त फैमिली के लाभ के लिए अगर किसी सहदायिकी के नाम से खरीदी जा रही है तो उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। अब कह रहा है कि संयुक्त हिंदू फैमिली
संयुक्त हिंदू परिवार सहदायकी, एक सहदाई के नाम से अगर प्रॉपर्टी, अगर संपत्ति खरीदा गया है तो सहदायकी बेनामी संव्यवहार के तहत वास्तविक स्वामी नहीं होगा, तो वास्तविक स्वामी नहीं होगा। दूसरा कि अगर किसी न्यासी के नाम से हितग्राही के लाभ के लिए खरीदी गई प्रॉपर्टी, अगर दो दशा में, अगर संयुक्त फैमिली की जो सहदायकी है, संयुक्त फैमिली अगर किसी सहदायकी के नाम से खरीद रहा, अगर यहां तक कि कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम से, अविवाहित पुत्री के नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो क्या होगा, वही जो व्यक्ति खरीद रहा है वह उसका वास्तविक स्वामी माना जाएगा और जिसके नाम से खरीदा जा रहा है वह वास्तविक स्वामी नहीं होगा। इसके दो अपवाद बताए गए कि अगर सहदायकी के नाम से खरीदी गई तो उस संयुक्त फैमिली के सारे सदस्यों का क्या होगा, उस पर हक होगा। और इसी तरीके से अगर न्यासी के नाम से खरीदी गई कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी न्यासी के नाम से खरीदी जा रही है और हितग्राही के लाभ के लिए खरीदी जा रही है तो यह न्यासी वास्तविक स्वामी नहीं हो जाता। इसके दो अपवाद हैं। तो अब वर्तमान समय में क्या हुआ, वर्तमान समय में बेनामी संव्यवहार निषेध अधिनियम 1988 के पास होने के बाद अब दृश्यमान स्वामी का जो कंसेप्ट है वह ऐतिहासिक हो गया है। अब केवल इन्हीं दो अपवादों पर क्या होगा, दृश्यमान स्वामी धारा 41 काम करेगी, बाकी कहीं धारा 41 अब काम नहीं करेगी क्योंकि यह स्पेशल लॉ बन गया। अब वास्तविक स्वामी ही, अब जो दृश्यमान स्वामी था वही वास्तविक स्वामी बन गया और अगर वह प्रॉपर्टी खरीद बेच रहा है तो वह माना जाएगा कि वास्तविक स्वामी ही प्रॉपर्टी को बेच रहा है। अब वास्तविक स्वामी उसको शून्यकरणी नहीं करा सकता, उसे शून्य नहीं करा सकता, यह संव्यवहार शून्यकरणी नहीं होगा। और अगर इस तरह का, अगर केवल इन्हीं अपवादों पर धारा 41 लागू होगी और वर्तमान स्थिति में दृश्यमान स्वामी का जो कंसेप्ट है वह केवल ऐतिहासिक रह गया है। तो आज हमने यह देखा कि दृश्यमान स्वामी कौन है, होल्डिंग आउट का सिद्धांत क्या है, क्या यह सिद्धांत किस केस के निर्णय पर आधारित है। तो यह कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि राम कुमार बनाम मैक्विन के केस के जो जजमेंट था प्रिवी काउंसिल का, उसी जजमेंट को आधार बनाकर धारा 41 में समाहित किया गया और यह कहा गया कि अब अगर अंतर्ती सद्भाव पूर्वक विश्वास कर रहा है तो वास्तविक स्वामी संपत्ति को इस आधार पर शून्य नहीं करा सकता कि वह अंतरक जो दृश्यमान स्वामी है संपत्ति का अंतरण करने का हकदार नहीं था। लेकिन अब बेनामी संव्यवहार अधिनियम 1988 के पास होने के बाद अब इस पर कोई समस्या नहीं है और यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उसे 3 साल की सजा होगी, जुर्माने से भी दंडित होगा और वही स्वामी जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है वही अब वास्तविक स्वामी हो जाएगा, भले ही क्रय धन का स्रोत कहीं से और से आ रहा हो। हजारा सिंह के केस को अब ओवररूल कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा और अब दृश्यमान स्वामी का कंसेप्ट केवल इन्हीं दो अपवादों के लिए ही पढ़ा जाता है, अन्यथा दृश्यमान स्वामी का जो कंसेप्ट है वह ऐतिहासिक हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।